चलिए आगे बढ़ते हुए हम जिस तरह से मैं बता रहा था कि हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं और आज जो 7वें चरण का चुनाव है, 7वें चरण की 89 सीटों की हम बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 119 विधानसभा क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे, गुजरात की 7, यूपी की 2, बिहार और बंगाल की एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मनीष अवस्थी मेरे सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं और मनीष अवस्थी वडोदरा से लाइव हैं। मनीष, वडोदरा से 2009 में बीजेपी के बालकृष्ण शुक्ला संसद पहुंचे। इस बार यहां से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी खुद लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खास मधुसूदन मिस्त्री को उतारा है और आम आदमी पार्टी से सुनील कुलकर्णी मैदान में है इस बार वडोदरा से। अभी तक फिलहाल 1:30 बजे तक वडोदरा की खबर क्या है? देखिए, जहां तक राशिद यहाँ पर वोटिंग के परसेंटेज की बात आ रही है कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि सुबह से लंबी कतारें देखी गई थी और तमाम मतदाताओं से जब हमने बात की तो उनका एक ही कहना था कि यहां से हम नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजना चाहते हैं ताकि एक संदेश जाए कि गुजरात का आदमी दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो। इसी मंशा के साथ क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर वर्ग के लोग यहाँ पर लंबी कतारों में देखे गए। लेकिन जैसे कि अंदेशा सवेरे से हमारा जो बातचीत चल रही थी उसमें हम जता रहे थे कि तपते सूरज के बीच अब ये जो मतदान की जो क्रम है वो काफी धीमा हुआ है और अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वडोदरा में 40% मतदान होने की खबर है। ऐसी स्थिति में ये समझा जा रहा है कि शाम होते होते अब भी जो 4-5 घंटे का वक्त बाकी है उसमें लगभग 20 से 25% अगर मतदान होता है तो जो अंदेशा या जो सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ वडोदरा का मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है उसमें यह साफ कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस यहां पर काफी कमजोर दिखाई दी। मतदान केंद्रों पर जब हमने दौरा किया तो देखा उनके बूथ तक नहीं लग पाए। तो ऐसी स्थिति में आखिर कांग्रेस कैसे दो हाथ करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता रहा है। लेकिन जहां तक यहां पर दिलचस्प मुकाबले की या मुकाबला कैसा होगा इसकी बात थी तो ये मुकाबला यहां पर एक तरफा ही दिखाई दिया है। राशिद, मैं अगला बल्कि वही सवाल करने वाला था मनीष। 1996 को छोड़ दें तो 1991 के बाद से बीजेपी यहां से जीतती रही है। वडोदरा आरएसएस और बीजेपी दोनों का ही गढ़ भी है। शहर में ऐसे बहुत परिवार हैं जिनके मेंबर्स अमेरिका में जाकर के बसे हैं और वहां पर भी मोदी के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भले नरेंद्र रावत को टिकट मिलता है, नरेंद्र रावत हट जाते हैं, कहीं पर भी मधुसूदन मिस्त्री दिखते हैं या नहीं दिखते हैं लड़ाई में किसी भी तरीके से? राशिद, अगर आपको याद होगा जैसे ही मधुसूदन मिस्त्री का नाम कांग्रेस ने ऐलान किया था उसके बाद यहाँ पर उनकी दिक्कत तो वहां से शुरू हुई थी कि उनको पोस्टर लगाने के लिए जगह नहीं बची थी। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, यहाँ के पूर्व सांसद और गायकवाड़ परिवार के चिरंजीव सत्यजीत गायकवाड़ उनके साथ नहीं। आखिरी मौकों पर जब रोड शो में अपना मुंह दिखाई जिसे कहते हैं वो करने की बात आई तो वो गाड़ी पर राज बब्बर, सत्यजीत गायकवाड़, मधुसूदन मिस्त्री और नगमा दिखाई दिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे मोदी को यहां पर हराएगी, यही अपने आप में एक सवाल सबसे बड़ा यहां पर लोगों के मन में घर कर गया था। लेकिन लोग यहां कर ठान कर बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी को इतने रिकॉर्ड मतों से जिताना है जो कि इतिहास बनेगा। जी 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 चलिए ठीक है। आपके पास मैं दोबारा लौट करके मैं आऊंगा। उत्तर प्रदेश का भी रुख होगा। उत्तर प्रदेश में हम रुख करेंगे झांसी का भी, उत्तर प्रदेश में हम रुख करेंगे कानपुर का भी, उत्तर प्रदेश में हम रुख करेंगे रायबरेली का भी। रजत राकेश टंडन रायबरेली से मेरे सहयोगी मेरे साथ में मौजूद है। रजत, आपके पास आते हुए रायबरेली, बड़ी खबर यह नहीं है कि रायबरेली से 17 उम्मीदवार हैं, बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी की सीट होने से इस क्षेत्र को हाई प्रोफाइल सीट में शुमार किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि इस बार बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अजय अग्रवाल को उतारा है। सोनिया गांधी के मुकाबले में मुकाबला किस तरीके का है और रायबरेली में अभी तक सुबह से लेकर के अभी 1:30 बजे तक का वोटर टर्नआउट के बारे में खबर क्या दे सकते हैं आप? देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके वो तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है राशिद, पीछे कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ चनिंदा 1-2 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुबह एक टर्नआउट अच्छा हुआ था लेकिन बात करें 1:30 बजे तक तो 28.5% वोटर टर्नआउट हुआ है। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए वोटर कम आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद एक बार फिर से ट्रेंड बदलेगा, ज्यादा वोटर्स आएंगे। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अग्रवाल साहब की, सुबह वो आए थे, हमसे बात करी थी, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, कह रहे थे कि वो अब की बार फाइट में है, मोदी की लहर है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की आप बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 साइडेड चुनाव है, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया नहीं है। लोग हो सकता है कि नाराज हो सोनिया गांधी से, यूपीए सरकार से, कांग्रेस पार्टी से, लेकिन जो लेगेसी है इस सीट की
वो मुझे लगता है कायम रहेगी और सोनिया गांधी को कोई दिक्कत नहीं होगी और एक अच्छी मार्जिन से सोनिया गांधी जीतेंगी। एक बात तो समझ में आ रही है कि अजय अग्रवाल मुकाबले में नहीं है, आपकी बात से समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आगे ये भी नहीं पूछूंगा कि भैया बाराबंकी से जो इंपोर्ट होकर के आए हैं प्रवेश सिंह बीएसपी के टिकट पर, उनके बारे में क्या खबर है, अर्चना श्रीवास्तव के बारे में क्या खबर है जो आम आदमी पार्टी की वहां से खड़ी हैं, ये सब नहीं पूछ रहा। मुझे ये बताइए कि क्या आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि गांधी फैमिली के साथ रायबरेली का जो इमोशनल कनेक्ट है वो आज भी इंटैक्ट है? देखिए, इंटैक्ट राशिद दोनों जगह था, अमेठी में भी था, रायबरेली में था। अमेठी में कुछ हद तक आप कह सकते हैं 25% मतदाता गांधी परिवार से अलग हुए हैं, लेकिन रायबरेली में ऐसा नहीं है। जिस बूथ पे मैं राशिद खड़ा हूं इस समय, इस बूथ पे सुबह 85 से लेकर 90 साल तक बुजुर्ग आए थे। कुछ पैरों पर चल के आए थे, कुछ साइकिल और रिक्शों पर आए थे जो उनके बेटे लेकर आए थे। वोट देने के बाद वो एक ही बात कह रहे थे कि हमने गांधी को दिया है, गांधी ही जीतेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये एक लेगेसी है सीट की, ठीक है, और वो मेंटेन। चलिए रजत आप रहिए मेरे साथ में। कानपुर का रुख होगा, कानपुर यानी कि श्री प्रकाश जायसवाल बनाम मुरली मनोहर जोशी वाली बैटलफील्ड। सीधे यतेंद्र शर्मा के पास में चलेंगे। यतेंद्र शर्मा, पिछले 6 चुनाव में कानपुर हैट्रिक वाला लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। पिछले 3 चुनाव जीत करके कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल मजबूती से यहां पर जमे हुए हैं। किन परिस्थितियों में मुरली मनोहर जोशी यहां पर आए ये हम सभी को याद है। मुकाबला किस तरीके का देखा गया है सुबह से लेकर के अब तक? राशिद, अगर आपकी बात करूं, कानपुर में लगभग 1 बजे तक 35% के आसपास मतदान हो चुका है। श्री प्रकाश जायसवाल पिछले 3 बार से सांसद है और मुख्य लड़ाई भी बीजेपी और कांग्रेस की मानी जा रही है, क्योंकि जो श्री प्रकाश जायसवाल है वो केंद्र में मंत्री भी हैं और यहाँ से सांसद भी हैं और एक बार फिर से मैदान में है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी को मैदान में उतारकर बीजेपी ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया। हालांकि ना जोशी की ये पहली पसंद थी, ना कार्यकर्ताओं की पहली पसंद जोशी थे, लेकिन मजबूरी में उनको आना पड़ा और मजबूरी में कार्यकर्ताओं को उनको अपनाना पड़ा। लेकिन एक मोदी लहर का इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। तमाम मतदाता मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस आधार पर उन्होंने अपना वोट डाला। आपने कई इलेक्शन देखे होंगे, तो किस आधार पर अपना वोट आप करके आए हैं? हमने आधार ये चुना कि हमको देश में परिवर्तन लाना है, नौजवानों को रोजगार देना है, गरीबी को हटाना है। गरीब आदमी यहाँ परेशान है, देश 67 सालों में बर्बाद हो गया, गरीब हो गया और कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े लोग अमीर हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस से मुक्त भारत हो। ये मेरी यहाँ से सरकार में प्रदेश सरकार के भी मंत्री हैं, केंद्र सरकार के भी मंत्री हैं, क्या काम हुआ, क्या समस्याओं का समाधान हुआ? कुछ समाधान नहीं हुआ, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। यहाँ देश को परिवर्तन चाहिए और एक मोदी एक ऐसे हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं पूरे देश में। राशिद, एक और भी मतदाता है जिन्होंने पहली बार वोट किया, आपने पहली बार वोट किया है इस बार, तो क्या आपके सामने समस्याएं, क्या मुद्दे आपके सामने? सर, हमें बदलना है देश को और यहाँ पर हर चीज। चलिए यतेंद्र शर्मा आपके पास दोबारा लौट करके आता हूं। कानपुर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी 3 वोटर्स की बहुत बड़ी संख्या है। राम लहर के बाद कई चुनाव में जनता बीजेपी की समर्थक रही। 1999 में इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आया और श्री प्रकाश जायसवाल जीत करके आए। लेकिन इस बार क्या रहता है 16 मई को पता चलेगा। उत्तर प्रदेश का ही रुख करूंगा मैं, आगे मैं झांसी का रुख होगा। मेरे सहयोगी राकेश सिंह झांसी से मेरे साथ में मौजूद है। राकेश, आपका रुख होते हुए 2009 में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य ने बीएसपी के रमेश शर्मा को 47,000 वोटों से मात दी थी। लेकिन इस बार प्रदीप जैन आदित्य की राह आसान नहीं है राकेश सिंह, इसलिए क्योंकि उमा भारती भी मैदान में है। उमा भारती नारा ये दे रही है, नरेंद्र मोदी काशी से, उमा भारती झांसी से। ये नारा कितना चला झांसी में इस बार? देखिए, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ये नारा काफी काम कर रहा है और जिस तरह से उमा भारती के आने के बाद यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। और जहां तक शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस जो है बात करें कांग्रेस के बीच दिख रहा है। लेकिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले में उमा भारती अपने आप को पा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर मुकाबला है बीजेपी का सपा और बसपा के साथ है, कांग्रेस चौथे नंबर पर वहां दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की राह जो है आसान नहीं दिख रही है। लेकिन उमा भारती करीब 20 दिनों से यहां पर कैंप लगातार की हुई थी और लगातार जो है लोगों से संपर्क में रही थी। अभी जो है बबीना विधानसभा क्षेत्र है जहां से खबरें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं कई बूथ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो वहां के लिए रवाना हुई हैं। और लगातार अब से कुछ देर पहले उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ प्रशासन के लोग हैं जो कि राज्य सरकार के उम्मीदवार यानी सपा के उम्मीदवार के साथ में है और उस तरह से
चलिए ठीक है भैया, राकेश सिंह दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। टेक्निकल स्नैक की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है मुझे आपसे बात करने में। राम मंदिर आंदोलन के दौरान झांसी के बारे में बता दूं थोड़ा सा, 1989 से लेकर के 1999 तक 10 सालों तक यहां पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान उस लहर में 10 सालों तक बीजेपी का वर्चस्व रहा। लेकिन इस बार झांसी से पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड ढूंढने की कोशिश की जा रही है उमा भारती के जरिए। चलिए ठीक है राकेश, आपके पास में आएंगे। अमृतसर चलते हैं, अमृतसर का हाल क्या है ये बताएंगे मुझे मेरे सहयोगी विपिन परमार मेरे साथ में मौजूद हैं। विपिन परमार, अमृतसर का मतलब यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम अरुण जेटली। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि बाहरी हैं, अरुण जेटली तो असली सिख भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त जगदीश टाइटलर को अमरिंदर सिंह ने क्लीन चिट दी तो सिख बहुत ही ज्यादा उनसे नाराज नजर आए। मुकाबला किस तरीके का नजर आ रहा है? विपिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है विपिन परमार की। विपिन परमार, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं मैं। मधेपुरा एक बार फिर से चलते हैं, जहां से मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक चंद्रा। अभिषेक, पप्पू यादव अगर आपके साथ में मौजूद हो, उनके साथ बातचीत भी आप कीजिए। लेकिन साथ ही मुझे ये बताइए कि किस तरीके से मधेपुरा का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय हो गया है, किस तरह से शरद यादव के लिए लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि शरद यादव बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है इस बार लड़ाई को लेकर के। शरद यादव बनाम पप्पू यादव और बनाम बीजेपी से विजय सिंह कुशवाहा। बिल्कुल राशिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शरद यादव इस बार कॉन्फिडेंट बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे तो मामला यहां त्रिकोणीय है, बीजेपी के विजय सिंह कुशवाहा, आरजेडी के पप्पू यादव और शरद यादव के बीच में। शरद यादव 4 टर्म से यहां पर एमपी हैं, इसके बावजूद भी ये जो डिस्ट्रिक्ट है लगातार पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ पप्पू यादव अभी बने हुए हैं, उन्होंने भी दोपहर का भोजन किया है। इसके बाद जानेंगे पप्पू यादव से। पप्पू जी, ये बताइए, आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? अब ये तय तो आम लोग करेंगे, वो बताएंगे आपको कि मैं कितना आश्वस्त हूँ। मैं कभी इन चीजों को लेकर के लड़ता ही नहीं हूँ। जीत हार का मैं कभी मुझे तो कंप्लीट अब 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी रह चुका हूँ, जो दुनिया के इतिहास में ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और इसी मधेपुरा की धरती पर 3.25 लाख लोगों ने हमें, इतने बड़े स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी लोगों को कभी 34,000, 86,000, 85,000, 1 लाख से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन 3.25 लाख से हमें इसी मधेपुरा की धरती, जब मुझे नहीं देखा था तब पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, जब हर लोग, हर माँ, हर पिता पुत्र के रूप में दिया। पप्पू जी, एक सवाल। चलिए ठीक है, दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे अभिषेक चंद्रा। वैसे ये जो इलाका है मधेपुरा का, यहाँ पर कुमारखंड हो गया, मुरलीगंज हो गया, शंकरपुर प्रखंड में कोसी आपदा पुनर्वास का काम बहुत अधूरा पड़ा हुआ है। ये एक बड़ा मुद्दा है। विद्युत रेल इंजन कारखाने का मुद्दा बहुत बड़ा इशू है, जिसे लेकर के विपक्षी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते चले आ रहे हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। हमारे तमाम सहयोगी मेरे साथ में मौजूद थे, मनीष अवस्थी, रजत राकेश टंडन, अभिषेक, राकेश सिंह, विपिन परमार, यतेंद्र शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े संसार के बाद खबरें जारी हैं।